Hi, hello. My name is Prathamesh, and today we'll be discussing about the basic concepts of network revision notes. Okay, so if you had completed your the chapter, then you can see these revision notes as a revision. Okay. So start करते हैं. First point है linear elements. Okay, characteristics of linear elements always passes through origin in the form straight line. Okay. उसके बाद है bilateral offer same impedance throughout the characteristics, therefore it is symmetrical about origin. Okay, then okay passive only offer positive impedance. Okay, active element offer negative impedance till infinity. Okay, सी कैपेसिटर एंड जो इंडक्टर है ना वो थोड़ी देर के लिए एनर्जी दे सकते हैं, इनफाइनाइट टाइम तक एनर्जी नहीं दे सकते, इस वजह से उसको एक्टिव नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, पैसिव बोलेंगे. ओके, उसके बाद ओम्स लॉ. Okay, current density is equal to conductivity into electric field. Okay, so current density J is equal to क्या होता है, I divided by A होता है, current divided by area, cross sectional area is equal to sigma into E. तो E क्या होता है, V by L होता है. Okay, तो इसको मैनिपुलेट कर लेंगे तो V is equal to रेजिस्टिविटी इंटू एल बाय ए इंटू आई आ जाएगा, और कंडक्टिविटी इज इक्वल टू वन अपॉन रेजिस्टिविटी होता है, ये हमको पता है, और पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है. ओके, वर्क डन डी डब्ल्यू बाई डी क्यू इज इक्वल टू वी होता है, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू आई होता है, तो डी क्यू बाई डी डब्ल्यू बाई डी क्यू इंटू डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू वी इंटू आई. ओके, पावर नोटेशन ये सबसे इम्पोर्टेंट है. ओके, इस पे क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं. अगर ये जो नोटेशन है देखो, अगर प्लस के मतलब अंदर से अगर करंट बाहर जा रहा है प्लस के, तो उसको निगेटिव पावर बोलेंगे. ओके, मतलब वो पावर डिलीवर कर रहा है, डिलीवर पावर निगेटिव होता है ये. ओके, ये पता होना चाहिए हमको. और इसके अंदर अगर पावर मतलब प्लस टर्मिनल के अंदर अगर पावर सॉरी करंट आ रहा है, तो इसको हम पॉजिटिव पावर बोलेंगे, इसको पावर एब्जॉर्ब बोलेंगे. देखो, तो टोटल पावर ऑफ द सर्किट, ओके, इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव, टोटल पावर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ये टेंजेंस थ्योरम है. ओके, if power absorb is equal to x, then power deliver is equal to माइनस एक्स होता है. ओके, ये क्यों होता है, बहुत इजी है. अगर एक चीज अपन एब्जॉर्ब कर रहे हो तो अपन ऐसा बोल सकते हो कि वो चीज माइनस टाइम्स डिलीवर कर सकते हो, सिंपल है. ओके, इंडक्टर एन फाइव इज इक्वल टू एल आई, ये इंडक्टर के कुछ इक्वेशन है, एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू वी होता है, ये हमको पता होना चाहिए. और इंडक्टर जो प्रैक्टिकल इंडक्टर होता है उसके सीरीज में एक स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है. ओके, अभी आई इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी वी टी इंटू डी टी. ओके, ये फ्लक्स के फॉर्मूले नेटवर्क थ्योरी से रिलेटेड नहीं है, बट जस्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए रखिए. okay. देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट इक्वेशन है वी. अगर ये जो इक्वेशन है आई इज इक्वल टू वन बाई एल इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू टी, इसको स्प्लिट कर सकते हैं दो पीस में. तो पहला पीस जो आएगा वन अपॉन एल, ये इनिशियल कंडीशन को शो करेगा. ओके, वन बाई एल इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू जीरो वी टी इंटू डी टी. ओके, ये जो होगा स्मॉल आई जीरो माइनस होगा. ओके, प्लस वन बाई एल इंटीग्रेशन जीरो टू टी आई टी डी टी. ओके, तो देखो एट जीरो जीरो पुट कर दो, इसके लिमिट में जीरो पुट कर देने के बाद आई जीरो इज इक्वल टू आई जीरो माइनस होगा, इंटीग्रेशन जीरो टू जीरो इंटीग्रेशन जीरो होता है, एट टी इज इक्वल टू टी, एट टी इज इक्वल टू टी पुट करोगे तो आई टी वैल्यू आएगा. ओके, क्योंकि इधर जीरो है, राइट. नाउ वी एल टी इज इक्वल टू एल डी आई एल टी डिवाइड बाई डी टी. ओके, तो क्या करेंगे, इसका लैपलास लेंगे, लैपलास लेने के बाद वी एल इज इक्वल टू एल एस इंटू, ये थोड़ा ट्रांजिएंट का पार्ट है बट ऐड कर दिया है मैंने क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एल एस आई एल एस माइनस एल, ये स्मॉल आए है. ओके, स्मॉल आए जीरो माइनस, तो इसको ये जो है केवीएल इक्वेशन, केवीएल इक्वेशन को इधर सीधा सीधा शो कर देंगे कि वी एल इज इक्वल टू एल एस आई एल इंटू आई एल जीरो माइनस. ओके, और ये हमेशा याद करने का कि इधर प्लस होगा तो इधर माइनस होगा, क्योंकि ये इक्वेशन ऐसे आए हुए हैं. ओके, उसके बाद कैपेसिटर, सी आई इज इक्वल टू ये सी डी वी बाई डी टी होता है, ये हमको पता है, और क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है, ये भी हमको पता है, और वन बाय सी इज इक्वल टू डी होता है. ओके, तो वी
इज इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू टी आई टी डी टी। ओके, तो इसको भी दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे। पहला पार्ट भी जीरो माइनस आ जाएगा, दूसरा पार्ट 1/c इंटीग्रेशन जीरो टू टी आई टी डी टी आ जाएगा। ओके, अभी इसमें भी जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे तो ये इंटीग्रेशन जीरो टू जीरो हो जाएगा, इस वजह से जीरो हो जाएगा। वी जीरो इज इक्वल टू वी जीरो माइनस होगा एट टी इज इक्वल टू जीरो। ओके, और एट टी, एट एट टी इज इक्वल टू सम वैल्यू जो हो जाएगा वो निकालने के लिए वी टी इज इक्वल टू वी जीरो माइनस प्लस 1/c इंटीग्रेशन जीरो टू टी आई सी टी डी टी। ओके, इसका लैपलास लेंगे तो वी सी वी एस इज इक्वल टू वी सी एस इज इक्वल टू वी सी जीरो माइनस डिवाइड बाई एस प्लस आई सी एस डिवाइड बाई एस आ जाएगा। ओके, अभी देखो इसका इम्पीडेंस हम क्या बोल सकते हैं, फिर 1/cs बोल सकते हैं। इधर सी मिस हो गया। ओके, तो 1/cs बोल सकते हैं। तो इधर जो प्लस होगा, इधर दोनों में प्लस है, केवीएल इक्वेशन ही है, तो वी सी जीरो माइनस डिवाइड बाई एस, उसमें यल इंटू आई था सिर्फ, आई जीरो माइनस। ओके, उसमें यस की टर्म नहीं थी, बट इसमें यस की टर्म है। इसकी एनर्जी क्या होगी, 1/2 सी वी स्क्वायर। एनर्जी कैसे निकालते हैं, पावर को इंटीग्रेट करते हैं, आ जाएगा एनर्जी। ओके, तो इंडक्टर में भी एनर्जी कैसे निकालते हैं, पावर को इंटीग्रेट करते हैं, आ जाएगा एनर्जी, क्योंकि v इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होता है। और आई को आई रहने देने का, उसका इंटीग्रेट करने का। इसमें भी सी इसमें भी वैसे ही कर सकते हो कैपेसिटर में। ओके, एनर्जी निकालने के लिए v इंटू आई करने का, आई इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी होता है, इंटीग्रेट कर देने का उसको, सिंपल है। देखो इसके बाद इसके बाद पैरेलल इक्विवेलेंट सर्किट एंड सीरीज इक्विवेलेंट सर्किट अपन देखेंगे। ओके, तो देखो आई इज इक्वल टू वी बाय आर होता है, ये हमको पता है। और जो पैरेलल में जो है करंट डिवाइड होता है, ये हमको पता है। ओके, तो पहले ब्रांच में करंट क्या आएगा, आई वन ब्रांच में वी वन बाय आर वन आएगा। सिमिलरली ऐसा लिख सकते हो सारे ब्रांच का करंट, तो आर इक्वेलेंट क्या होगा, 1/r इक्वेलेंट इज इक्वल टू 1/r वन प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ओके, अभी देखो आर इक्वेलेंट इज इक्वल टू R1 R2, अगर दो एलिमेंट है तो आर इक्वेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। ये हमेशा 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 दोनों के एलिमेंट से सबसे छोटा होगा। ओके, ऐसा क्यों होगा, इसका रीजन देखो, ए इंटू बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। ओके, तो बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी हमेशा बी से छोटा होगा, क्योंकि ए तो कुछ पॉजिटिव नंबर है ना। तो उस तो ये फ्रैक्शन आ जाएगा, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे ए से, तो ये ए से भी छोटा आ जाएगा। सिमिलरली दिस एक्सरसाइज कैन बी डन फॉर बी। ओके, तो ये दोनों में से छोटा, मतलब दोनों में से जो सबसे छोटा है उससे भी छोटा आ जाएगा। ओके, जो आर इक्विवेलेंट है वो। सिमिलरली यल में भी ऐसा कर सकते हो, आई इज इक्वल टू 1/l इंटीग्रेशन वी डी टी होता है। तो हर एक ब्रांच के लिए इधर भी करंट डिवाइड होगा, हर एक ब्रांच के लिए अपन निकाल सकते हैं, और यल इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। ओके, सिमिलरली सी के लिए देखो, अभी सी के लिए आई इज इक्वल टू सी डीवी बाई डी टी होता है, राइट। और इधर वोल्टेज सेम है, इस वजह से डीवी बाई डी टी कॉमन आ जाएगा, तो सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री आ जाएगा, है ना। तो इसका दूसरा डेरिवेशन करना है तो क्यू इज इक्वल टू सीवी से भी कर सकते हो, चार्ज इधर डिवाइड हो जाएगा। ओके, और सीरीज में चार्ज सेम आ जाएगा, तो सीरीज में चार्ज सेम आ जाएगा तो इधर क्यू बाई सी आएगा, और वोल्टेज ऐड कर देंगे वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। ओके, इधर जो किया है वो, है ना। और इसके बाद सीरीज है, सीरीज तो सबको पता है, सीरीज में भी v इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी सेम होगा। ओके, पैरेलल में अभी इधर जो करंट वाला फार्मूला है वो यूज करने का कैपेसिटर का, क्योंकि उसमें करंट सेम होगा ना, सिंपल है। उसके बाद किरचॉफ लॉ। ओके, ये सबसे इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो किरचॉफ लॉ इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, मतलब एट नोड द चार्ज शुड बी कंजर्वेटिव, देयरफॉर ये लॉ डिराइव किया है। ओके, क्योंकि dq बाई डी टी dq बाई डी टी को ऐड कर देने का, और dq बाई डी टी आई होता है हमको पता है ना, मतलब dt से डिवाइड कर सकते हो q को, तो आई बन जाएगा, इस वजह से कंजर्वेशन ऑफ रहा से केवीएल केसीएल बन जाएगा। ओके, अभी देखो नोडल एनालिसिस क्या होता है, केसीएल प्लस ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्यों आया है इसमें, केसीएल मतलब एट अ नोड अपन केसीएल लगाएंगे, और उस करंट को कैलकुलेट करने के लिए ओम्स लॉ लगाएंगे, सिंपल है। तो केसीएल किस 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 के लिए वैलिड है,
independent of temperature, then linear, bilateral, passive, active, non-linear, unilateral, and only lump. Okay. और ओम्स लॉ किसके लिए वैलिड है? डिपेंड, ओम्स लॉ क्या करता है? डिपेंड ऑन टेम्परेचर, एल बी पी के लिए वैलिड है, लंप एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट के लिए वैलिड है। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है उसी में केसीएल नोडल अप्लाई कर सकते हो, राइट। और उसके बाद सुपर नोड, सुपर नोड क्या है? इफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स, okay, dependent or independent, is connected between two non-reference node, then two non-reference node form a general super node। okay, नॉन रेफरेंस क्यों बोला है? रेफरेंस नोड हमेशा ग्राउंड होता है, इस वजह से मैंने नॉन रेफरेंस इधर लिखा है। ओके, अभी देखो, वोल्टेज सोर्स होना चाहिए ना, आइडियल होना चाहिए, आइडियल। अभी इसी में कंसेप्ट पूरा छुपा हुआ है। ये जो ए बी है वो आइडियल वोल्टेज सोर्स है, राइट। अभी वोल्टेज सोर्स के साथ अगर सीरीज में इंपीडेंस होता है तो उसको हम प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स बोलते हैं, बट उसके पैरेलल में अगर इंपीडेंस होता है तो उसको आइडियल ही बोलते हैं। इस वजह से इसमें भी सुपर नोड अप्लाई कर सकते हो, राइट। सिमिलरली केवीएल में भी डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, देखो, केवीएल जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, डीक्यू बाई डी। ओके, और डीक्यू बाई डी वोल्टेज होता है, तो सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इज इक्वल टू 0। उसमें मेश एनालिसिस होता है। मेश एनालिसिस मतलब क्या? केवीएल प्लस ओम्स लॉ, मतलब केवीएल लगाएंगे और केवीएल लगाने के लिए ओम्स लॉ की हेल्प करेंगे, हेल्प लेंगे। उसमें सुपर नोड, सुपर मेश, सॉरी, सुपर मेश क्या होता है? इफ आइडियल करंट सोर्स इज कनेक्टेड बिटवीन टू लूप्स देन इट फॉर्म सुपर नोड। और सुपर नोड में क्या होता है? देखो, सुपर सुपर नोड में क्या होता है एक्चुअली, इधर जो इक्वेशन यूज करते हैं ना, मतलब वो दोनों, मतलब जो नोड, दोनों पे नोड लगा देते हैं और इसको एलिमिनेट कर देते हैं वोल्टेज सोर्स को। और इसका डेरिवेशन भी बहुत इजी है, इधर करंट आया जाएगा, उधर करंट आया जाएगा, दो इक्वेशन आएंगे, दोनों में का करंट एलिमिनेट हो जाएगा और दोनों इक्वेशन मिक्स हो जाएंगे, सिंपल है। ओके, सुपर मैच भी वैसा ही है। पहले लूप में केवीएल लगाएंगे, दूसरे लूप में केवीएल लगाएंगे, दो इक्वेशन आएगा, उसमें आया अपोजिट होगा, मतलब वी वी अपोजिट होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो एक ही इक्वेशन आएगा। पहले में I1 और दूसरे में अगर I2 होगा, तो ऐसा टोटल ऐसा घुमा के इक्वेशन लगाएंगे। पहले का I1 करंट कंसीडर करेंगे, दूसरे का I2 करंट कंसीडर करेंगे। और इसमें दूसरा दूसरा इक्वेशन क्या होता है? VA माइनस VB इज इक्वल टू समथिंग होता है। इसमें दूसरा इक्वेशन क्या होता है? इधर नोड लगाएंगे जिस पॉइंट पे ये सब मीट कर रहे हैं उधर। ओके, तो क्या लिखा हुआ है? केवीएल प्लस ओम्स लॉ प्लस केसीएल। ओके, तो केवीएल इसी वजह से लिखा हुआ है और केसीएल इधर इसी वजह से लिखा हुआ है क्योंकि इधर नोड लगाएंगे इस पॉइंट पे। ओके, देखो अभी इसके बाद वोल्टेज डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल भी बहुत यूज होता है कैपेसिटर में। डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर डायरेक्ट नहीं करना है तो थोड़ा सा दो इक्वेशन ज्यादा लिखना पड़ेगा। कौन सा कि V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V। ओके, और सीरीज में चार्ज सेम होता है, इस वजह से Q इज इक्वल टू CV इज इक्वल टू C1 V1। ओके, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा रिजल्ट। अभी क्या करेंगे इसमें? V1 इज इक्वल टू Z1 अपॉन, देखो, पहली बात, ये जो है V अपॉन Z1 प्लस Z2 ये करंट है, करंट को इम्पीडेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वोल्टेज मिल जाएगा। ये इसका डेरिवेशन है, सिंपल, कुछ नहीं है इसमें। और उसके बाद C1 को करेंगे तो C का जो इम्पीडेंस होता है 1 अपॉन C2 होता है, इस वजह से जो V2 आएगा C1 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 आ जाएगा। ओके, करंट डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल का भी डेरिवेशन सिंपल है। I1 इज इक्वल टू V डिवाइड बाय Z1 होता है, और उसमें अपन वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, V की वैल्यू पुट कर देंगे। V की वैल्यू का है I इंटू आर इक्वेलेंट, आर इक्वेलेंट का है Z1 Z2 डिवाइड बाय Z1 प्लस Z2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसा आ जाएगा I1 इज इक्वल टू I Z2 डिवाइड बाय Z1 प्लस Z2। देखो, I1 इज इक्वल टू I इंटू Z2 अपोजिट इम्पीडेंस डिवाइडेड बाय टोटल इम्पीडेंस। ओके, कैपेसिटर में उल्टा हो जाएगा। करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल ऑफ इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस के जैसा हो जाएगा। ओके, अभी सबसे इम्पोर्टेंट स्टार एंड डेल्टा। स्टार एंड डेल्टा बहुत इजी है। स्टार से अगर डेल्टा में जाओगे तो इम्पीडेंस 3 टाइम बढ़ेगा। ओके, अगर सब इम्पीडेंस सेम है तो, याद करने के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद डेल्टा से स्टार में जाओगे तो इम्पीडेंस 3 टाइम्स घटेगा। ओके, तो इसका फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? देखो, इस ब्रांच चाहिए, ये ब्रांच चाहिए, Z2 Z23 चाहिए, तो क्या करेंगे? Z2 इंटू Z3 डिवाइडेड बाय Z1 प्लस
Z2 प्लस Z3, सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। और इसमें अगर ये ब्रांच चाहिए तो क्या करेंगे, Z12 इंटू Z13 डिवाइडेड बाय Z12 प्लस Z13 प्लस Z21। अभी अभी कभी कंफ्यूज हो गया फॉर्मूला कौन सा है, तो क्या करेंगे, सिंपल सब Z की वैल्यू इक्वल कर देंगे तो ये 3Z आ जाएगा और ये Z/3 आ जाएगा, सिंपल है। ओके, अभी कैपेसिटर में थोड़ा उल्टा होता है, कैपेसिटर में ये दोनों फॉर्मूले इंटरचेंज हो जाते हैं। इंटरचेंज क्यों होते हैं, क्योंकि कैपेसिटर का इम्पीडेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली होता है, मतलब, है ना, Z इज इक्वल टू 1/j⍵c होता है, राइट। तो इसमें 3Z होगा तो मतलब कैपेसिटर C इक्विवेलेंट जो होगा C/3 होगा, और इसमें 3C होगा, बाकी L/3 और R/3, और इसमें 3R और 3L होगा। अभी देखो, वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, बट हम ट्राई करेंगे कि कंफ्यूजन ना हो। ओके, देखो, ये वोल्टेज सोर्स है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, ये करंट सोर्स है, ये प्रैक्टिकल करंट सोर्स है, ऑल राइट, प्रैक्टिकल करंट सोर्स है ये, राइट। अभी देखो, इसमें अगर केवीएल इक्वेशन अप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, -VS/IT इंटू RS प्लस VS इज इक्वल टू 0। ओके, तो VT इज इक्वल टू -VS-IT इंटू RS। ये जो कर्व है ये हमको बाय हार्ट होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं है ये सब डिराइव करने के लिए। ओके, देखो, एट V बाई एस, एट I इज इक्वल टू V बाई एस, आई इज इक्वल टू V बाई एस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और शुरुआत में I इज इक्वल टू 0 है ना, तो क्या होगा, VS आ जाएगा। तो ये लाइन आइडियल वोल्टेज सोर्स की है, जब RS इज इक्वल टू 0 होता, मतलब वो क्या करने का कोशिश कर रहा है पता है क्या, आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ करंट प्रोवाइड कर सकता है एट कांस्टेंट वोल्टेज। और करंट सोर्स में भी सिंपल है, डेरिवेशन यही सिंपल है, पास करके भी देख सकते हो, रिवीजन चल रहा है, assume that you all already know this, that's why with minimum time we will finish this। okay, देखो, इसमें भी आई टी इज इक्वल टू आई एस इंटू वी बाय आर एस है। अभी देखो, इसमें आई एस इंटू आर एस जब वी की वैल्यू हो जाएगी तब ये 0 हो जाएगा, तो ये प्रैक्टिकल है और ये आइडियल है, दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आइडियल करंट सोर्स क्या करता है, जब आर एस इज इक्वल टू इनफाइनाइट होता है तो आइडियल करंट सोर्स इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ वोल्टेज प्रोवाइड कर सकता है, राइट, एट अ कांस्टेंट करंट। देखो, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत ईजी है यार, कुछ नहीं है उसमें। देखो, इसमें केवीएल लगा देंगे, केवीएल लगाने के बाद वी एस इज इक्वल टू आई टी इंटू आर एस प्लस वी ऑफ टी आ जाएगा, आर एस से डिवाइड कर लो, इधर ले जाओ वीटी को, तो ये इक्वेशन डिराइव कर सकते हो तुम। ओके, बट एग्जाम में नहीं करना है, एग्जाम में पता होना चाहिए कैसा करना है। तो वी एस डिवाइड बाय आर एस इज इक्वल टू आई एस आ जाएगा तुम्हारा, और आई एस जो सीरीज में पैरेलल में चला जाएगा। ओके, देखो, करंट डिवीजन, करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स भी सिंपल है, आई एस इंटू आर एस इज इक्वल टू वी एस हो जाएगा तुम्हारा, और आई एस सीरीज में चला जाएगा। ओके, सिंपल है, इधर केवीएल अप्लाई करो, आर एस मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ओके, देखो, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन रिड्यूस नंबर ऑफ केसीएल एंड केवीएल इक्वेशन वैलिड फॉर बोथ डिपेंडेंट सोर्स एंड इंडिपेंडेंट सोर्स, नॉट वैलिड फॉर आइडियल एंड आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। ओके, क्योंकि आइडियल वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस 0 होता है और आइडियल करंट सोर्स का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। अब देखो, वोल्ट मीटर एमीटर का कंसेप्ट देख लेंगे, ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है और इसके साथ वोल्ट मीटर लगा दिया। ओके, तो क्या करंट 0 जाएगा इसमें से, तो वीएम इज इक्वल टू वीएस आ जाएगा। ओके, और अगर आइडियल वोल्ट मीटर नहीं है, प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर है, तो आइडियल वोल्ट मीटर के साथ अगर पैरेलल में हाई रेजिस्टेंस जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स बन जाएगा, प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर बन जाएगा। तो प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर में क्या होगा, देखो, इसमें तो करंट 0 जाएगा क्योंकि ये साइड आइडियल है, बट ये दोनों मिला के नॉन आइडियल बन रहा है ना, प्रैक्टिकल बन रहा है, राइट। तो जो वोल्टेज आएगा वो क्या आएगा, आर एम अगर बहुत हाई होगा तो आर एम डिवाइड बाय आर एम प्लस आर एस होगा, आर एस लो है इस वजह से आर एम इज इक्वल टू आर एम बाय आर एम इज इक्वल टू 1 होगा, तो वी एस इज इक्वल टू वी एम आ जाएगा। ओके, एमीटर में भी सेम है, ये प्रैक्टिकल एमीटर सर्किट है, राइट। तो प्रैक्टिकल एमीटर में एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है, इस वजह से उसके बाजू वाले जो सर्किट है उसका रेजिस्टेंस भी 0 बना देगा, और उसमें से मैक्सिमम करंट ड्रॉ होगा आई एस,
बट प्रैक्टिकल एमीटर में क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होता है बहुत स्मॉल होता है। ओके, तो करंट डिवीजन रूल लगेगा आई एस इंटू आर एस डिवाइड बाई आर एस प्लस आर एम। तो हमको ये पता है कि ए एम इज इक्वल टू आई एस इंटू आर एस डिवाइड बाई आर एस प्लस आर एम। ओके, अभी इसमें क्या करेंगे, अपना टारगेट क्या है, आई एस अपना क्या बोलते हैं उसको, मिल जाना चाहिए। ओके, एक मिनट, ए एम इज इक्वल टू आई एस इंटू आर एस डिवाइड बाई आर एस प्लस आर एम। ओके, तो आर एस, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके ओके ओके। अभी देखो इधर करंट, एमीटर में क्या करंट जाएगा, एमीटर में जो जाएगा आर एस डिवाइड बाई आर एस प्लस आर एम जाएगा। ओके, तो आर एस हाई, हाई डिवाइड बाई हाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ओके, इस वजह से आई एस आ जाएगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पावर। ओके, एवरेज पावर क्या होगा, एवरेज पावर इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन 0 से t एक्स टी इंटू डी टी। ओके, इज इक्वल टू एरिया ऑफ एक्स टी डिवाइड बाई टी। ओके, एवरेज वैल्यू, ओके एवरेज पावर नहीं, सॉरी, एवरेज वैल्यू। इसके बाद आरएमएस वैल्यू, आरएमएस मतलब क्या, इफेक्टिव वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू इज इक्वल टू अंडर रूट टाइम्स ऑफ 1/t इंटीग्रेशन 0 टू t एक्स टी स्क्वायर डी टी। ओके, मतलब एक्स टी का स्क्वायर करने का और उसके बाद उसका एवरेज ले लेने का, और अंडर रूट में, तो उसको बोलते हैं आरएमएस वैल्यू, रूट में स्क्वायर वैल्यू। ओके, in periodic signal, if signal is periodic, then P average is equal to IT RMS square into R। ओके, क्यों क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है, क्योंकि हमने पावर का जो फॉर्मूला निकाला है वो इंटीग्रेशन 0 से t आई टी इंटू वी टी डी टी निकाला है, राइट। तो वी टी को क्या लिख सकते हो, आई टी इंटू आर टी है, तो आर कॉमन निकाल लो तो आई स्क्वेयर टी हो जाएगा, आई स्क्वेयर का एवरेज ले लोगे तो आरएमएस वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि आरएमएस की डेफिनेशन ही वही है। ओके, इफेक्टिव वोल्टेज है वो, आई इफेक्टिव इज इक्वल टू, देखो इधर स्क्वायर कर दो, आई इफेक्टिव स्क्वायर इज इक्वल टू तो ये अंडर रूट हट जाएगा, 1/t इंटीग्रेशन 0 से t आई स्क्वायर डी टी हो जाएगा, राइट। तो आई इफेक्टिव स्क्वायर इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन 0 से t आई टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा, और रेजिस्टेंस 1 है ऐसे एज्यूम करो। ओके, तो क्या हो जाएगा, आई इफेक्टिव क्या हो जाएगा, अंडर रूट ट्रांसफर कर देने का, सिंपल है। अभी देखो डीसी प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस ए वन साइन ओमेगा टी ऐसा होगा, तो उसका आरएमएस क्या होगा, अंडर रूट डी सी स्क्वायर प्लस 1/a1 स्क्वायर बाय 2 प्लस a2 स्क्वायर बाय 2 होगा। इसका भी डेरिवेशन बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसके अंदर, आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट कर लेने का, इसका लॉन्ग मेथड से आ जाएगा। ओके, और इसके बाद एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी माइनस 5 होगा, तो पावर इज इक्वल टू क्या होगा, a² बाय 2 प्लस b² बाय 2। अगर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1 होगा तब ए बी कॉस 5 1 - 5 2। अभी देखो सिमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है इसका। ओके, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब ए और बी पॉइंट के बीच में अगर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और उसके उसमें अगर परपेंडिकुलर बना दिया बीच में और दोनों साइड सेम है, तो ये वर्टिकल सिमेट्रिकल आ जाएगा। ओके, मतलब ए पॉइंट से देखा जाए रेजिस्टेंस बीच में, तो वही रेजिस्टेंस बी पॉइंट से भी दिखाई दे रहा है, इधर मिरर रखेंगे तो सेम आ जाएगा। ओके, तो क्या होगा, पॉइंट्स ऑन वीपीएस आर शॉर्ट, शॉर्ट मतलब सेम पोटेंशियल, देयरफॉर शॉर्ट कर सकते हो। उसके बाद ब्रांच विच आर मिरर इमेज अबाउट वीपीएस हैविंग सेम करंट। ओके, मिरर इमेज, इस वीपीएस के मिरर इमेज में जो जो ब्रांच है उसमें सेम करंट आ जाएगा उसमें। उसके बाद हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, ए और बी के बीच में अगर मिरर रख दिया ऐसा हॉरिजॉन्टल, और उसका ऊपर वाला इमेज नीचे आ रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें क्या होगा, पॉइंट्स विच आर मिरर इमेज अबाउट एचपीएस हैविंग सेम पोटेंशियल, इसका यूज करके उसको शॉर्ट ओपन कर सकते हो और रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो इजी इजी तरीके से। अभी देखो एप्लीकेशन, व्हेन वी गेट वीपीएस वी शॉर्ट द सर्किट एट दैट पॉइंट, इफ द डिस्टेंस इज सेम देन अप्लाई इक्वी पोटेंशियल पॉइंट, सिंपल। ओके, अभी ये देखो क्यूब क्यूब क्यूब, एडी, एडी का रेजिस्टेंस कितना है, अगर सेम ऑल रेजिस्टेंस आर सेम देन 5/6 जेड, देन जेड ए बी का रेजिस्टेंस कितना है, ए बी का
7/12Z और AC का रेजिस्टेंस कितना है 3/4Z। ओके, और इसके बाद इंस्टेंटेनियस पावर अगर हमको चाहिए तो VT इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी प्लस पाई 5E एंड IT इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी प्लस पाई है। ओके, एवरेज पावर क्या होगा 1/T इंटीग्रेशन 0 से T PT dt। ओके, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो VM IM डिवाइड बाई 2 cos 5E माइनस 5I आ जाएगा। ओके, और VM बाय √2 हमको पता है RMS वैल्यू होता है, तो इसको हम पर लिख सकते हैं कि RMS वैल्यू इंटू वोल्टेज इंटू RMS वैल्यू ऑफ करंट इंटू cos 5E माइनस 5 है। ओके, अभी PT इज इक्वल टू VM IM डिवाइड बाई 2। अभी ये इंस्टेंटेनियस पावर है, ये एवरेज पावर है, इसका अगर इंटीग्रेशन कर लेंगे तो ये आ जाएगा। ओके, क्यों ऐसा आ जाएगा, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन ये 0 हो जाएगा तो यही बचेगा। ओके, राइट, और 0 से T का इंटीग्रेशन, ये तो कांस्टेंट है ना, TT कैंसिल हो जाएगा। देखो पावर फैक्टर क्या होता है, आई और वी का बीच का एंगल होता है। ओके, तो ये सब कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है ऐसा एज्यूम करो, और इसका एंगल बहुत इजी है फिर फाइंड आउट करने का। जेड इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ यू माइनस एंगल ऑफ वाई। तो पावर फैक्टर के उल्टा है, तो है ना, मतलब जेड अगर लीडिंग होगा तो पावर फैक्टर लैगिंग होगा। सिमिलरली पी में क्या है, देखो वी माइनस आई है, इस वजह से एंगल ऑफ वी माइनस एंगल ऑफ आई। तो पावर जो होगा तुम्हारा, पावर भी, पावर इज सेम एज इम्पिडेंस। ओके, पावर पावर का जो एंगल होगा वो इज सेम एज इम्पिडेंस एंगल, और इनवर्सली सेम एज पावर फैक्टर एंगल, मींस लीडिंग होगा तो लैगिंग होगा। ओके, so guys, thank you so much. Here we had finished the revision of basic concepts of network.